टीवी में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और हाँ, एक ख़बर अगर इसको अच्छी कहें कि डॉलर पिछले एक हफ्ते में गिरा है। और अभी मैं बात कर रहा था बड़े उनके किंग से, वो कह रहे हैं कि शायद अगले 10 दिन में शायद 200 रुपये तक आ जाए। लेकिन क्या डॉलर के गिरने से महंगाई पर भी कोई असर पड़ेगा? कि अभी जो खबर आई है कि जो शुमार आए कि महंगाई का कोई 14 साल रिकॉर्ड टूट गया है। अगर आप देखें कि जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी और उन्होंने हैंडओवर की तो उस वक्त 13.4% थी, फिर 13.8% मई को ही, लेकिन जून के आते आते 21.3, और इस वक्त तकरीबन जुलाई में तकरीबन 23.2 या 4 तक पहुंच गई है। जैसे मैंने कहा ना, 14 साल रिकॉर्ड टूट गया। जबकि इस हुकूमत का दावा यह था कि क्योंकि महंगाई के सबब इस हुकूमत को नहीं रहना चाहिए, यानी खान साहब की इसे हटाना चाहिए। लेकिन 4 माह की कारकर्दगी ये है। और मेरे साथ मोहतरम डॉक्टर अशफाक हसन साहब मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब, डॉलर का तो कुछ कहते हैं जी ना शुरू हो गया है, लेकिन महंगाई और सब, और उसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन साहब से बात मेरी हुई थी, ये डॉलर किंग कहलाते हैं, कहते हैं क्योंकि आर्मी चीफ ने अमेरिका से वाशिंगटन फ़ोन किया और उनकी गुफ्तगू से एक इस्तेहकाम आया और उसकी वजह से डॉलर गिरना शुरू हो गया है। तो मेरे ख्याल में 1-2 और वो फ़ोन कर लें तो मेरे ख्याल शायद महंगाई भी गिरनी शुरू हो जाए। ये मैं लाइटर वे में कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन ये सूरत हाल है। असल में बात यह है कि हम कुछ महीनों से अच्छी खबर के लिए बहुत तरस गए हैं। ये कौम बड़ी प्यासी हो गई अच्छी खबर से, तो कहीं से भी कुछ पॉजिटिव सी खबर आ जाए तो हम छलांगे मारना शुरू कर देते हैं। हमने जहाँ से तालीम हासिल किया है इकोनॉमिक्स में, तो हमारे टीचरों ने हमें ये मशवरा दिया कि कभी 1 महीने के 2 महीने के नंबरों पे तालियां ना बजाया करो। ये बहुत सारे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें हो जाती हैं, तो 1-2 महीने के बेसिस पे आप इतनी ज़्यादा खुश ना हो जाया करें। और यही बात मैं इमरान खान साहब के ज़माने में भी कहता था कि आपको अगर याद हो कि उन्होंने बार बार ये लफ्ज़ कहना शुरू कर दिया कि करंट अकाउंट का सरप्लस हो गया है, हमारे यहाँ सरप्लस हो गया, इतना ज़्यादा सरप्लस किया। और मैं उस वक्त भी वार्न करता था कि इतना ज़्यादा सरप्लस ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि फिर जब ये रिवर्स होना शुरू हो जाए तो फिर आप के लिए एम्बैरसमेंट होगी। तो लेकिन वो जब रिवर्स होना शुरू हो गया, वो नवंबर दिसंबर के बाद से जाकर, और जब ये माली साल ख़त्म हुआ है, कोई 17.4 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था हमारा, जहां वो सरप्लस कर रहे थे। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मैं 1 महीने के या 1 दिन के इस उतार चढ़ाव पे मैं कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, क्योंकि ये इरेटिक से बिहेवियर हो सकता है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एक्सचेंज रेट हमारा ओवरशूट कर गया था। ये 250 के करीब जो पहुँचा था, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, ये ओवरशूट किया था। मार्केट में खिलाड़ी भी आ गए थे। अभी जो है वो उसकी करेक्शन एक तरीके से हुई है, तो 8-9 रुपया नीचे की तरफ आ गया। तो हमें जब अचानक 8-9-10 रुपया ऊपर जाए, 8-9-10 रुपया नीचे आए, तो समझ लें कि कोई चक्कर है। अच्छा। इसको आप ये ना समझ लें कि हमारे, नहीं, लेकिन महंगाई तो 4 महीने का है ना डॉक्टर साहब। महंगाई का ताल्लुक तो ये 4 महीने में डबल हुई है ना, और 14 साल रिकॉर्ड टूटा है। इसमें तो 1 महीने 15 दिन को इसके महीने। और जो चीज़ हमारे यहाँ महंगी हो जाती है एक बार, फिर हमें उसी वो बेचने वाले भी उसी ना, पेट्रोल होगा या अगर हम आम चीज़ दाल लेने जाएंगे, चावल लेने जाएंगे, कलम लेने जाएंगे, कागज़ लेने जाएंगे, हर चीज़ हमें महंगाई के हिसाब से मिलेगी ना। वो पीछे तो कभी नहीं होते, हमने देखी आज तक डॉक्टर साहब। तो इसलिए हम क्या समझें, क्यों काबू नहीं पा रहे, जो इनका सबसे बड़ा स्लोगन था महंगाई पर? ये तो इकोनॉमिक्स का उसूल है, प्राइसेस आर डाउनवर्ड रिजिड। बढ़ेगी 1 सेकंड में, नीचे नहीं आएगी। ये तो इकोनॉमिक्स का उसूल है। जिसने भी तो इकोनॉमिक्स पढ़ा है और अच्छी जगह से पढ़ा है, तो वो तो जिसको पता है कि प्राइसेस आर डाउनवर्ड रिजिड। या आप अगर कल आज एक्सचेंज रेट नीचे आ गया तो कल क्या कीमती नीचे आ जाएंगी? कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें समझना चाहिए। एक और बात आपको याद दिलाऊं डॉक्टर साहब, आप बहुत सख्ती से बार-बार गवर्नर स्टेट बैंक के बारे में कहा करते थे, ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है। गवर्नर स्टेट बैंक हट गए, अब ये कायम मकाम है। इनकी कारकर्दगी कौन सी बेहतर हुई? ये तो बेचारा ऐसे ही बच्चा सा लड़का है, इसको हमने बिठाया हुआ है, ना ये 3 में है और ना 13 में है।
इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो एक साइलेंट स्पेक्टेटर था। वहां पर मैं आपको भी जाके गवर्नर के जगह पे, एक्टिंग गवर्नर की जगह पे आपको भी बैठा देते हैं। जो ये गवर्नर कर रहा है, तो इसमें कोई कमाल तो नहीं किया इसने। भाई अगर मैंने चुप ही रहना है, जाके सुबह दफ्तर जाना है, शाम को दफ्तर से घर आना है, तो किसी रिक्शे वालों को भी बैठा देना वहां पर, वो भी बेचारा यही करेगा। लेकिन वाई ओनली गवर्नर? डॉक्टर साहब, इक्तिसादी मैनेजर्स की टीम होती है, बल्कि लोग होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट की जिम्मेदारी होती है। क्रेडिट भुट्टो साहब को जाता था, मुशर्रफ साहब को जाता था, फिर उनकी टीम को बाद में जाता था, या जो भी अप्स एंड डाउन होते थे नवाज शरीफ को। इसमें हम खाली गवर्नर को क्यों समझें, या हम तरीन साहब को समझें, या मुफ्ती को क्यों समझें? हम तो ये समझते हैं कि ओवरऑल जो पावरफुल या जो हेड ऑफ द स्टेट्स होता है या उसके दाएं बाएं होते हैं, ये 2-3 लोग जिम्मेदार होते हैं ना, खासतौर पे मईशत के हवाले से। देखिए, गवर्नर की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज पे, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट, ये उसकी जिम्मेदारी है। अच्छा, जैसे आपकी भी कोई जिम्मेदारी है इस चैनल पे कि आपने सुबह से शाम तक मेहनत की है, तमाम चीज़ें इकट्ठा की है, और आज अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपने कोई काम किया है सुबह से शाम तक में। तो ये इसी तरह से उसकी भी जिम्मेदारी है कि मुल्क में प्राइस स्टेबिलिटी हो और एक्सचेंज रेट को आपने स्टेबल रखना है, उसको मैनेज करना है। अगर दोनों चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं तो क्या आपको कहेंगे? ये तो आपकी जिम्मेदारी है, जो आप पूरे नहीं कर रहे हैं, आप फेल हो गए एक तरीके से। जहाँ तक अगर आप प्राइम मिनिस्टर है या फाइनेंस मिनिस्टर है, वो बेचारे ज़्यादा सियासतदान होते हैं ना ये लोग, वो टेक्निकल नो हाउ तो उनको नहीं पता है इन सब चीज़ों का। तो जो सियासी लोग होते हैं वो उनको ये सब उतार चढ़ाओ, वो एक ही चीज़ जानते हैं कि किस पे इलेक्शन, किस पे मुकदमा कायम करना है, और किसको गिरफ्तार करना है, किसको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डालना है, किसको बाहर निकालना है, वो इसी पे लगे रहते हैं। नहीं तो ये आईएमएफ पे तो हम तो ऐसे ही समझ रहे थे, उसको भी अब 4 माह घसीटते हुए हो गए, और वो भी $1.4 बिलियन के लिए चले, वो भी मिल गए। लेकिन हमें तो ये इत्तला मिल रही है कि ना चाइना, ना सऊदी अरब, जो हमारे करीबी यूएई या दीगर करीबी दोस्त थे, कहीं हम बेदस्तों पाएँ। और मैंने कहा आर्मी चीफ को फ़ोन करना पड़ गया वाशिंगटन। देखिए, आर्मी चीफ ने फ़ोन किया है, ये पहली मरतबा उन्होंने डॉलर के खातिर या पैसे के खातिर फ़ोन नहीं किया। इससे इमरान खान के ज़माने में भी बहुत उन्होंने हेल्प किया था, उस वक्त भी बहुत हेल्प किया था। मैं पर्सनली जानता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कोई नया काम नहीं किया है। लेकिन और इसलिए नहीं किया कि जब हर तरफ से अगर फेलियर हो जाए तो कोई और शख्स भी मैदान में तो उतरता तो है कि यार चलो मैं भी कुछ करके देख लेता हूँ। तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की खातिर किया। कोई डॉलर अगर आएगा तो उनकी जेब में तो नहीं जाएगा, पाकिस्तान के लिए किया उन्होंने। लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ है, मैं ये जानना चाहता हूँ। फ़ायदा क्या हुआ कि क्या उनके कॉल से आईएमएफ की जो बोर्ड की मीटिंग है जो 25 अगस्त को होनी है, क्या वो 15 अगस्त को हो गया है या कोई 10 अगस्त को हुआ है? द आंसर इज नो। तो फिर ऐसे फ़ोन का फ़ायदा क्या हुआ? देखिए ना, हमने इतने बड़े आदमी को कहा, उनको मैदान में उतार दिया। उन्होंने एक अमेरिका के एक तरीके से नायब जो नायब सेक्रेटरी ये खारजा है उनके, उनसे उन्होंने कॉल भी किया। तो अगर उनके कॉल से ये होता कि जो अभी जो शेड्यूल है, शेड्यूल के मुताबिक कि 25 अगस्त को बोर्ड की मीटिंग में पेश किया जाएगा, ये बोर्ड के एजेंडे में 25 अगस्त के जो बोर्ड की मीटिंग होगी उसके एजेंडे में शामिल है ये। तो क्या ये इस फोन कॉल से, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी अर्जेंसी है, तो क्या इनके कॉल से ये बोर्ड की मीटिंग 25 अगस्त के बजाय 10 अगस्त को हो गया? द आंसर इज नो। तो होगा उसी 25 अगस्त को। पैसा जब बोर्ड की मीटिंग हो जाएगी, फैसले हो जाएंगे, तो बाय द एंड ऑफ मंथ ऑफ अगस्त हमें पैसे मिलेंगे। नहीं, लेकिन इतना क्यों जोर दिया गया? एक जब आप लोग थे एक ज़माने में तो आईएमएफ के पास से तो आप वापस आ गए थे ना, सब दे ला कि कुछ नहीं ताल्लुकात ना। ये जो इस कौम को पूरा आईएमएफ की बत्ती के पीछे लगाया गया है, क्या कोई मिरेकल हो जाएगा क्या इससे? देखिए, मैं तो इसीलिए तो कहता था कि भाई नहीं जाओ, इस इदारे को मुझसे ज़्यादा नहीं जानते हैं पाकिस्तान में लोग। मैं दावे से कहता हूँ कोई नहीं जानता इतना ज़्यादा। तो मैं तो इसीलिए कह रहा था कि ना जाएं आप, आपको तबाह कर दिया जाएगा। मैंने इमरान खान साहब से पूछे, आप कभी इंटरव्यू लें और उनसे पूछे कि क्या आपको डॉक्टर अशफाक ने मना नहीं किया था कि आप जाएंगे तो आप बहुत नुकसान होगा आपको, लेकिन इसके बावजूद गए, तो आप कौम भुगत रही है कि नहीं भुगत रही है?
तो मैं क्या तो मना कर क्या रहा क्या था। साहब आप समझे, ये तो मेरा क्या हम काम ये था मना समझे करना। डॉक्टर साहब, अगर मैं कोई बहुत मोहतात लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, क्या इनकी मेंटल कैपेसिटी इतनी नहीं है? क्या ये इतने क्वालिफाइड नहीं है? क्या इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या ये जो सब्जेक्ट है इस पर इनको उबूर नहीं है? और सॉरी टू से मैं कतई तौर पे ये नहीं कहूँगा, क्या ये उस तरीके से पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचते जितने अपने मफादात के बारे में सोचते हैं? क्या सबब है, हम क्यों ये समझे? देखिए, सियासतदान जो होता है ना, उनसे आप ये एक्सपेक्ट तो नहीं करेंगे कि वो बड़ा हार्डकोर इकोनॉमिस्ट हो जाएगा। वो नहीं होता है। वो पॉलिटिशियन होता है, लेकिन पॉलिटिशियन अपने साथ टीम रखता है। रोनाल्ड रेगन जो था वो एक मूवी एक्टर था, आपको भी पता है, लेकिन ही टर्न आउट टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो कैसे हो गया? उसके पास तो कोई, दुनिया में इतनी तबाही उस वक्त चल रही थी, सोवियत यूनियन के साथ हम, दुनिया कोल्ड वॉर में शामिल थी उस वक्त, लेकिन उसने बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड को अपने साथ रखा हुआ था अपनी टीम में। वो काम करते थे अपना। तो मैं पॉलिटिशियन से तो एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि उनको आईएमएफ के बारे में पता होगा, उसके प्रोग्राम के बारे में पता होगा, उसकी प्रोग्राम के इम्प्लीकेशंस के बारे में पता होगा, पॉलिसीज की कैसे कब लेनी है उसके बारे में उसको पता होगा। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ किसी भी सियासतदान से, लेकिन मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट करूंगा उस सियासतदान से कि उसने अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों को रखा है और लोगों के मशवरे पे अमल करता है। मिसाल के तौर पे जब मुशर्रफ साहब थे, आपने अभी जिक्र किया मुशर्रफ साहब का, तो मैं बता दूं कि जब मुशर्रफ साहब चीफ एग्जीक्यूटिव थे, बाद में सदर हुए बने, तो उनको अंधा यकीन था उनकी टीम पे। हम बहुत सारे फैसले करते थे, बाद में जाके बताते थे उनको। तो इतना एतमाद था कि जो मैंने टीम रखा हुआ है बेस्ट ऑफ द बेस्ट इस वक्त अवेलेबल पाकिस्तान में। तो ये इस तरीके से जो मुल्क आगे बढ़ता है, अपने इर्द गिर्द भी अपने कमज़ोर आदमी को रख लेंगे कि यार कहीं आके ये मुझ पर डोमिनेट ना कर ले, तो फिर तो यही होगा जो हो रहा है। अच्छा, अब जो उतरने के बाद तरीन साहब बातें कर रहे हैं, उनकी बात पे कितना ट्रस्ट किया जाए? वो तो देखिए, तरीन साहब ने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। अच्छा। और चीज़ों को बहुत संभाला दिया जब आए, क्योंकि आने से पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि 2.5 साल में मईशत के बेड़ा गर्क हो गया है। उनके इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड पे है। लेकिन आने के बाद उन्होंने एक चीज़ को संभाला दिया, कुछ मुल्क में स्टेबिलिटी आई, कुछ पॉलिसीज़ लिए, कुछ चीज़ों को मैनेज किया उन्होंने, तो चीज़ें तो सही रास्ते पे चल पड़ी थी। हमारा सिर्फ प्रॉब्लम था इम्पोर्ट, यही हमारा प्रॉब्लम था। उस वक्त मैं कहता था कि खुदा के वास्ते इंपोर्ट को कर्व करें या अननेसेसरी इंपोर्ट को कर्व करें, अननेसेसरी इंपोर्ट को। लेकिन कोई सुना नहीं, ना प्राइम मिनिस्टर सुना, प्राइम मिनिस्टर ने सुना। पहले तो इन्होंने 88 एशिया की करने के बाद फिर वापस लेनी गालिबन लग्जरी अपार्टमेंट में किया था कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी कुछ 17 बिलियन पे छोड़ के गए इमरान खान साहब की हुकूमत। तो इसलिए कि जब आप लोगों की बातों को सुनेंगे नहीं, फिर देखें ऐसा नहीं चलता है। आपको सुनना पड़ता है, लोगों की बातें सुने, 10 लोगों से सुने, फैसला आप करें, लेकिन सुनना जरूरी है। कान बंद कर लेंगे कि जो मेरी टीम मुझे कह रही है सही कह रही है, जो सामने बैठा हुआ आदमी कह रहा है कि सर ये आपको गलत बता रहा है, इसने आपको बर्बाद किया सियासी तौर पे, आप चुप रहें, आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते अब क्या करें डॉक्टर साहब? मैं वही करूंगा, वो जो है ना, जालिब साहब ने कहा बस्ती उजड़ चुके हैं, जो लिखेंगे मर्सिये, अब हम ये मर्सिया गोई या नौह की जगह हम क्या सजेस्ट करें? क्या करें डॉक्टर साहब, क्या करें? मुशावरत से चलाया जाता है, अच्छे लोगों को करें क्या डॉक्टर साहब? रखा जाता है नहीं कुछ। आप इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाते हैं तो उनके लोग उनको एक तो काउंसिल बनाते वक्त आपको बहुत एहतियात करना चाहिए कि ये IFIs के रिटायरीज तो नहीं है, क्योंकि जो रिटायर वगैरह आ गए उनका जो अलायंस उसी से होता है, उसी की तरफ होता है, मुल्क से नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को, लेकिन जब आपकी टीम एक आ जाए जिसको आपने कहा कि ये हमारी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, फिर जब वो एडवाइस करें तो उस पर तवज्जो दें। ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर जल्दी आपके पास हाजिर होते हैं।
जीटीवी में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी हाजिर है। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, आपको इल्म है मईशत का पर एक पूरी अथॉरिटी हैं, तवातुर से हमारे प्रोग्राम में कहते रहे चले वो गवर्नर साहब तो चले गए, ये मौसूफ इनके पता नहीं कब तक ये रहेंगे। डॉक्टर साहब अगर मैं कंक्लूडिंग करवाऊँ आपको दो बातें, आप कहते रहे इम्पोर्ट इम्पोर्ट इम्पोर्ट, और हमारा मसला ये है कि अब 23.4% यानी महंगाई तमाम रिकॉर्ड टूट चुकी है 14 साल की। अब इससे निकला अगर जा सकेगा तो किस तरह निकला जा सकेगा, कैसे होगा डॉक्टर साहब, ये हमें बता दीजिए आप। देखिए, पहले तो आप पता आपको होना चाहिए कि महंगाई अगर हुई है तो क्यों हुई है। इसके दो वजूहात हैं, 2-3 वजूहात कह लें आप। एक तो ये था कि इंटरनेशनल मार्केट में जो कमोडिटी की जो प्राइसेस थी वो बढ़ रही थी, जिसमें तेल की कीमतें भी हैं, खुर्दनी तेल की भी कीमतें हैं, और भी जो कुछ हम इंपोर्ट करते रहे फूड की शक्ल में उसकी कीमतें बढ़ रही थी। चूँकि हम इंपोर्ट कर रहे थे तो इसलिए हमें महंगा आ रहा था। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो एक्सचेंज रेट की डिवैल्यूएशन है। आप खुद सोचें कि 4 महीना पहले जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक्त जो है, अगर मैं आपको बताऊं कि 9 अप्रैल को 185 रुपया पर डॉलर था, 9 अप्रैल को 185 रुपया था जी। और ये 9 जुलाई को अगर ले लें आप, 19 जुलाई को ये 223 था और इससे बढ़ के ये 240 पे चला गया। तो जब एक चीज आप $1 मालियत की उस वक्त मंगा रहे थे 9 अप्रैल को, तो वो तो पाकिस्तान में लैंडेड कॉस्ट उसका 185 था, 185 रुपया था। अब वही चीज 250 से मिल रहा है, तो महंगाई होगी कि नहीं होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें इस एक्सचेंज रेट डिवैल्यूएशन ने बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया है, पाकिस्तानी अवाम पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाला है इस एक्सचेंज रेट डिवैल्यूएशन ने। तो जब आपका करेंसी रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा तो ये महंगाई कम होगी। अदरवाइज 1 साल आप इंतजार करें, या फिर इंतजार करें कि आपके जो चीज़ें, जो कमोडिटी साइकिल जो ऊपर की तरफ जा रही थी वो अब नीचे आने शुरू हो जाए, तेल की कीमतें भी नीचे आनी शुरू हो जाए, खुर्दनी तेल की कीमतें भी नीचे आनी शुरू हो जाए, गंदम की भी कीमत नीचे आनी शुरू हो जाए, और भी अगर कोई चीज़ हमें इंपोर्ट करना है उसकी भी दाल वगैरह जो इंपोर्ट करते हैं उसकी भी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत कम हो जाए तो हमारे यहाँ होगा। ये तो आपकी ख्वाहिशें हैं ना, ये मेरी आपकी ख्वाहिशें हैं ना, रियलिटी तो नहीं है ना। ये रियलिटी तो देखे ना, तो जहां हम पहुंचे हैं ये भी रियलिटी नहीं थी। जिन्होंने पहुंचाया है वही लेकर आएंगे नीचे। जिन्होंने डॉलर को 250 से पहुंचाया है वही उसको 170 172 पे लेकर आएंगे। उम्मीद है उनसे आप पूरा ये करेंगे। वो उनको कहें कि खुदा हाफिज कहें, उसको कहें कि जाओ जनाब, जहां से आए हो वापस चले जाओ। वो क्यों जाएंगे? कंपनी में भी कोई मुलाजिम अगर काम कर रहा होता, उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो कंपनी का मालिक क्या करता है उसको? वो कहते नहीं है कि जी खुदा हाफिज मैं किसी और को हायर करता हूं। यही तो नहीं करते, वो ये नहीं करेंगे, फिर क्या होगा? तो फिर भुगते आप, फिर आप शिकायत ना करें, कंप्लेन ना करें, ऐसे ही रहेगा। भाई कोई अल्लाह ताला ऊपर से तो खुद ब खुद चीजों को तो ठीक नहीं करेगा ना, किसी को तो ठीक करना है। जिसकी जिम्मेदारी है उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। अगर कोई नहीं करता है तो फिर बैठे रहे इसी तरीके से, तो हम भुगते। फिर आप तो बिल्कुल मायूस ही हो गए लग रहा है। बिल्कुल आप पर बिल्कुल लगता है नहीं, मैं तो आपको फैक्ट बता रहा हूं। बस चीजें ठीक करने से होती है ना ठीक, खुद ब खुद तो ठीक तो नहीं होंगे ना। कैसे होंगी? चीजों को ठीक करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, पॉलिसी बनानी पड़ती है। वो नहीं कर रहे मेहनत। इसी तरीके से चीजों को बिगाड़ने में भी पॉलिसी होती है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो मेहनत क्यों नहीं कर रहे? वो क्यों बिगाड़ रहे हैं? अगर ठीक करना है तो आप फिर ठीक कर रहे हैं उसको। तो कोई उम्मीद की किरण रखें डॉक्टर साहब, अगर मैं कंक्लूड करवाऊं आपसे? फिलहाल तो मैं कोई उम्मीद की किरण नहीं देखता हूं, क्योंकि मेरी जो मुझे बताया गया है कि ये एक दिन के डॉलर के उतार चढ़ाव पे या 1 महीने के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के नंबर पे आप छलांगे ना मारना शुरू कर दें, तो मैं उसी पे कायम हूँ, क्योंकि ये मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है। मैं सुबह में क्या हो गया, शाम को क्या अच्छी खबर आ गई, वो खबर आती जाती रहती है। जब तक कि ये सस्टेन ना हो, 3-4 महीने अगर इसी कैफियत में रहेगी तो फिर आपको जजमेंट दे सकता है।
ओके, शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे साथ थे। और डॉक्टर साहब का कहना था कि मुझे फ़िलहाल उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती। इस पे कतई तौर पर खुश नहीं हुई है कि अभी 10 दिन पहले जो है $10 के भी कम हो गए या कुछ इम्प्रूवमेंट कुछ शोबों में नज़र आया। डॉक्टर साहब बताने के 3-4 माह तक तवातुर से, ख़ास तौर पर जो दो असबाब बता रहे थे, एक तो एक्सचेंज रेट, डिवैल्यूएशन ऑफ द मनी, और सेकंड इंटरनेशनल मार्केट में जो हम जा रहे हैं और जो तवातुर से इंपोर्ट नहीं रोक रहे, और हमारा बिल जो है इतना बड़ा कि हमारा डेफिसिट जो है $17 बिलियन के करीब पहुंच गया, वो भी एक तारीखी है। और इसी पर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद के हमारे जो किंग हैं डॉलर्स के हमारे शहर में, बल्कि मुल्क के, वो बड़े पुरुमीद नज़र आए। और इस पुरुमीदी में कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग धोखा खाकर, खैर इस पर मैं मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा, ब्रेक लूँगा और फिर हाजिर हूँगा आपके पास। GTV में मुजाहिद एक बार आपको फिर खुश आमदीद कहता है। और इधर चंद दिनों से जो डॉलर की में कीमत में कमी और रुपए जो मजबूत या तगड़ा हो रहा है, उससे खुशी की लहर दड़ गई है। और कुछ लोगों ने तो सॉरी टू से दूसरी जानिब वो जो लोगों ने ख़रीदे थे 160, 70 या 80 के, जब गिरना शुरू हुए तो उन्होंने जल्दी जल्दी बेचने भी शुरू कर दिए हैं। ये डॉलर का उतार चढ़ाव, कुछ लोग कहते हैं कि जनाब नहीं माफियाज हैं, कुछ कहते हैं जनाब काबुल जा रहा था, कुछ कह रहे हैं कि जी सियासी इस्तेकाम। लेकिन हमने सोचा कि मलिक बोस्तान से मालूम करें जो इसके जो ख़ास तौर पर डॉलर के, बल्कि जो रुपए के उतार चढ़ाव, डॉलर के और पाउंड के उतार चढ़ाव में ये बुनियादी किरदार करते हैं। चंदन ये जिसे कहते हैं ना बादशाह गरों में से एक हैं। और शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब। डॉलर गिरना शुरू हो गया है और उससे लोगों की बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है। लोग समझते हैं अब शायद महंगाई भी कम हो जाएगी। तो हम क्या ये तवक्को रखें कि अगर पिछले 10 दिन में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 234 रुपये हुआ है, कोई 10-15 रुपये कम हुआ है, और अगर इस 2 हफ्ते बाद ये 200 रुपये तक भी आ सकता है मोहतरम मलिक बोस्तान साहब? इंशाल्लाह जरूर आ जाएगा। 253 से 236 पे आ गया तो इसका मतलब है और भी गिर सकता है, और कोई इतना दूर नहीं है। आप टारगेट और रुपये ने जो है 2 छक्के लगाए, आज के रिकॉर्ड तोड़ दिए पाकिस्तानी रुपये ने। कभी भी 12 रुपये एक दिन में नहीं गिरा, 5-6 रुपये तो गिरता था। और अल्लाह का शुक्र है, ये बरकतों का महीना है, इस्लामी महीना है मुहर्रम का, और उसके बाद अगस्त का यौम आज़ादी का महीना है। अल्लाह ने बड़ा करम किया। उसके बाद हुकूमत की कारकर्दगी भी रही है कि इन्होंने पहली दफ़ा जो इन्होंने कहा है वो सच साबित हुआ। वरना उसमें इन्होंने कहा पिछले जो बजट था आपका इम्पोर्ट बिल का, वो था तकरीबन 6-7 अरब डॉलर, और इस दफ़ा 5 अरब डॉलर है। 2 अरब डॉलर का जो है वो तजारती जो है इम्पोर्ट बिल कम होने, ये बहुत बड़ी बात थी। और इसके अलावा कमर बाजवा साहब ने जो अमेरिका के जरिए IMF से अपील की है, और उसको वो भी बड़ी कारगर साबित हुई, और उससे भी बड़ा फर्क पड़ा है। और उसके बाद सच रेटिंग कंपनी ने ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट भी नहीं करेगा और IMF किस्त में लगी। और JP मॉर्गन बैंक ने कहा है कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। तो ये सारी खबरों ने पाकिस्तानी रुपये को बड़ी तकवीत दी, और उसका उसने अपनी पाँव पे खड़ा हो गया। और आज जो एक्सपोर्टर खास तौर पर वो उन्होंने 3 से 4 अरब डॉलर पिछले 3-4 महीने के रोके हुए थे, इस उम्मीद से कि डॉलर और बढ़ेगा। तो उनकी उम्मीदों में पानी फिर गया। अब डॉलर जब गिरना शुरू है तो बड़ी तादाद में आज फेल करे और एक्सपोर्टर भी ठंडे हो गए। लेकिन मलिक साहब, अभी थोड़ी देर पहले जब मेरी बातचीत हो रही थी एक मुमताज़ माहिर मईशत से, तो उनका ये कहना था कि हफ्ता 15 दिन में बढ़ना या कम होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना अहम नहीं है, क्योंकि जो है इम्पोर्ट बिल जो है उसमें हम कोई ख़ास किरदार नहीं कर रहे। फिर महंगाई तो खैर हमारे सामने ही है कि तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। और ये तो अगर एक महीने दो जिस तरीके से एक बहरहाल एक 160-170 के पर था ना, और फिर लोग ये भी तो पूछेंगे कि इतनी तेज़ी से बढ़ा क्यों और ये गिरना क्यों शुरू हो गया। जबकि मैंने कहा ना कि वो उसका इम्पैक्ट है महंगाई पर कितना पड़ेगा, जो सबसे ज़्यादा लोगों को हिट कर रही है। मलिक बोस्तान साहब,
लोगों का 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है यूरोप वाला। आप 14 साल रखे भी तो आपकी बात सही है, लेकिन बड़ी वजह जो बनी है वो सियासी आदमी स्पान था। आपने देखा ज़मीनी इलेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था, लेकिन कल का जो इलेक्शन का ऐलान हुआ है तो उससे अब ये लगता है कि पूरी इलेक्शन अब डिले हो जाएंगे, क्योंकि दोनों पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला करेगी कब इलेक्शन होंगे, तो वो भी थोड़ा सा लोगों को देखकर स्टाफ भी बढ़ा है, रुपये भी बढ़े, और इस हुकूमत को भी ये चांस का मौका मिल गया कि अब कम अज कम इलेक्शन में कुछ डिले हो गया, वरना इमरान खान साहब ने अक्टूबर में तैयारी कर ली थी। अब क्या होता है, लेकिन ये होते होते जो अगला साल आ जाएगा, इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबरें हैं, और पाकिस्तान के जो इस वक्त इम्पोर्ट बिल जिस तरह हुकूमत अगर अगले महीने भी कम कर लेती है, और जैसे मिस्टर स्मिथ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेट बैंक ने कहा कि हमने इस साल $33 अरब देने, $35 अरब का हमने अरेंजमेंट कर लिया, तो ये क्राइसिस से पाकिस्तान निकल गया और डिफॉल्ट की जो तलवार थी खत्म होगी। तो इंशाल्लाह आने वाले दिन पाकिस्तान की मैशत के लिए और रुपये के लिए अच्छे साबित होंगे इंशाल्लाह। मलिक साहब, हम तो समझ रहे थे माशी मसाइल और या ये डॉलर के मसाइल सिर्फ ये इकोनॉमिस्ट और ये जो आपका जो शोबा है इसी से लोग, लेकिन आप तो पूरी माशाल्लाह सियासी आपने ये कहा कि जनाब ये जो 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किया है, फिर आपने ये कहा है कि ये जो इलेक्शन जो डिले हो गए, क्योंकि इलेक्शन जब आता है तो बहरान आता है। तो मलिक साहब तो बड़े यकीन से ये कह रहे थे कि जो भी जो डॉलर का चढ़ाव हो या महंगाई हो, इसका जवाब माशी सियासी हैं। तो मलिक साहब फिर तो सॉरी टू से आने वाले दिन तो सियासी तौर पर हमें कोई, क्योंकि मैं खैर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, यानी बिल्कुल आप ये कहेंगे दो टोक अल्फाज में कि डॉलर हो या महंगाई हो, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ सियासी उतार चढ़ाव, सियासी सर्दोगर्म से है। हाँ बिल्कुल, देखो मैशत जो है, सियासत जो है मैशत का दरवाजा है, और मैशत की कुंजी जो है वो सियासत में है। सियासी आदमी काम होगा तो माशी बहरान में सियासी डेडलॉक का मतलब है इकनॉमिक डेडलॉक आप होगा। सियासी डेडलॉक को तोड़ने के लिए मैं अब भी पूरी कौम की नजरें अपने लीडरों पे थी, लेकिन वो नाउम्मीद हो चुके थे कि हमारे लीडर आया सर जोड़ेंगे और इस सियासी डेडलॉक को तोड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था। हुकूमत ने फैसले जो अब सुप्रीम कोर्ट ने करने हैं, पहले फौज दोनों तरफ अपने गैर जानबदार जब से हुई है तब सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पे चली गई हैं। अब फौज ने ये बड़ा पर वक्त चीफ साहब ने अपील की है तो उसका बड़ा असर आया। आपने देखा कि वो इससे ये नहीं कि उन्होंने पहली दफा की, उन्होंने पहले अरब ममालिक साहब की गुज़श्ता हुकूमत में जितने भी डीलिंग हुई हैं उन्होंने बड़ा उनका रोल था और पाकिस्तान को फंड मिले हैं। तो ये उनकी बात को वजन है, उनकी अपील पे जो है कंट्री जो है वो अमल भी करते हैं और साथ भी देते हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशहाली है कि पाकिस्तान की चीज़ की इतनी वैल्यू है कि उसकी बात को अमल किया जाता है। शुक्रिया मलिक बुस्तान साहब। जैसे मैंने कहा कि डॉलर के एतबार से मलिक साहब का बड़ा एहतराम है, बड़ा नाम है, बल्कि मैंने कहा ना इस हवाले से बादशाह गर समझे जाते हैं, और वो पूरा इसका डॉलर के चढ़ाव का या उड़ान का जिम्मेदार मुल्क के सियासी हालात और ख़ास तौर पर जो ज़िमनी इलेक्शन और फिर तहरीक अदम एतमाद इसको करार दे रहे थे। और मलिक साहब पूरे यकीन से कह रहे थे कि ख़ास तौर पर आर्मी चीफ़ ने इस सिलसिले में जो किरदार अदा किया है, अमेरिका का फ़ोन किया है या और जो उन्होंने मदाखलत की है, क्योंकि शायद उनके ख्याल में वही वाहिद इदारा है जो मुल्क में इस्तेहकाम लाता है, और उन्हीं के सबब जो है बेहतरी की तरफ आ रही है। मलिक साहब तो कहते थे कि मुक़द्दस महीना भी है, इस एतबार से भी कौम पर अल्लाह रहम फरमा रहा है। मलिक बुस्तान कहने के मुताबिक अगर ये डॉलर जो 234 पे गालिबन आ गया है, 220 पे आई जैसा लग रहा है, अगर 200 पे आ गया तो कुछ लोग कहते हैं कि ये एक मुआवजे से कम नहीं होगा, लेकिन शायद लोग कहते हैं जो रियलिटी यानी हक़ीक़त पसंदाना रेट यही कोई 190 या 200 ही होगा। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।